नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत वर्मा है और मैं आप सबका अपने पॉडकास्ट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा अगला सेशन जो है वो स्केड्यूल मैनेजमेंट पे है, जो कि पार्ट 2 है स्केड्यूल मैनेजमेंट का। सो आप दूसरा लेक्चर जो है उसको रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको जो है इस लेक्चर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ नहीं आता। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रिजर्व एनालिसिस। रिजर्व्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे आज। सो दोस्तों, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं, जैसे कि टाइम रिलेटेड रिस्क या फिर आपका स्केड्यूल रिलेटेड रिस्क भी बोल सकते हैं इसको, और कॉस्ट रिलेटेड जो रिस्क होते हैं उनको मैनेज करने के लिए कुछ अ, जो कैपिटल है वो रखा जाता है रिजर्व के फॉर्म में। और कैपिटल भी हो सकता है वो, और टाइम भी हो सकता है। टाइम बफर भी रखा जा सकता है रिस्क को हैंडल करने के लिए। सो आइए देखते हैं कि कितने प्रकार के रिजर्व हैं। सो अगर कोई रिस्क आ जाता है प्रोजेक्ट में, तो वो प्रोजेक्ट को कोई ना कोई डैमेज कॉज कर सकता है, जिसको हम हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टाइम एंड कॉस्ट रिजर्व्स। सो दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, कंटिजेंसी रिजर्व्स होते हैं और मैनेजमेंट रिजर्व्स होते हैं। कंटिजेंसी रिजर्व्स की बात करें तो वो रिजर्व होते हैं दोस्तों, जो कि अ, हमारे प्लान रिस्क मैनेजमेंट जब हम कर लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्लान हम बना लेते हैं, उसके बाद जो है उसके रिस्पॉन्सेज हमारे पास होते हैं, उसके बाद भी जो रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, अकर होते हैं, उसके बाद भी उनके लिए जो है कंटिजेंसी रिजर्व का यूज़ किया जाता है। सो ऐसे रिस्क जो हमें अ, पता है कि होंगे, लेकिन ये नहीं पता कि वो क्या है वो रिस्क, उनको नोन अननोन्स भी बोलते हैं, नोन अननोन्स। सो नोन अननोन रिस्क जो हैं उनके लिए जो है कंटिजेंसी रिजर्व्स हम बना के रखते हैं, जिसका जो अथॉरिटी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है। सो इसको कहते हैं कंटिजेंसी रिजर्व्स। सो दोस्तों, कंटिजेंसी रिजर्व्स को जो है जो हमारी स्केड्यूल की बेसलाइन है उसमें इंक्लूड किया जाता है। और ऐसे ही जो टाइम की जो बेसलाइन होगी हमारी, सॉरी, कॉस्ट की जो बेसलाइन होगी उसमें भी जो है कंटिजेंसी रिजर्व्स रखा जाता है। सो दोस्तों, मैनेजमेंट रिजर्व्स जो है वो दूसरे टाइप के रिजर्व्स होते हैं, जो कि हम कॉस्ट बेसलाइन या फिर अपना स्केड्यूल बेसलाइन में नहीं उनको ऐड करते हैं। मैनेजमेंट रिजर्व जो है वो उन रिस्क के लिए होते हैं जो कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, और हमें बिल्कुल भी उनके बारे में अंदाज़ा नहीं है, अननोन अननोन्स हैं वो रिस्क। और ये जो रिस्क है इनको हैंडल किया जाता है, एक रिक्वेस्ट डाल के, चेंज रिक्वेस्ट डाली जाती है सीनियर मैनेजमेंट को, और फिर उसको सीनियर मैनेजमेंट अप्रूव करता है, और अप्रूव करने के बाद ही मैनेजमेंट रिजर्व्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। सो अगर हम कंटिजेंसी रिजर्व्स और मैनेजमेंट रिजर्व्स जो है उनको मैनेज करते हैं, तो इसका मतलब है हम कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो रिजर्व एनालिसिस कर सकते हैं। रिजर्व एनालिसिस बेसिकली कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो अपने रिजर्व्स का हमें पता होना चाहिए, और कहाँ यूज़ होंगे, वो कैसे यूज़ होंगे, ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, पैडिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आगे पैडिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं, पैडिंग क्या है। सो दोस्तों, पैडिंग और रिजर्व में क्या डिफरेंस है। पैडिंग जो होता है एक ऐसी प्रैक्टिस है बेसिकली, जिसमें हम रिजर्व्स ऐड करते हैं, टाइम या कॉस्ट बेसिकली ऐड किया जाता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ यूज़ होंगे। सो रैंडमली जो है हम एक टाइम, और टाइम का बफर, और एक आपका कॉस्ट का बफर जो है ऐड कर देते हैं, विदाउट नोइंग और आइडेंटिफाइंग कि कौन से रिस्क जो हैं जिनमें ये यूज़ होगा। सो ये जो है बैड प्रैक्टिस है, और ये नहीं करनी चाहिए, पैडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपनी जजमेंट से विदाउट रिसर्च करे जो है आपको जो है टाइम बफर और कॉस्ट बफर नहीं एलोकेट करना चाहिए, रिजर्व एलोकेट नहीं करने चाहिए। सो दोस्तों, अब हम आफ्टर रिजर्व जो है अब हम स्केड्यूल डेवलप करेंगे। सो डेवलप स्केड्यूल प्रोसेस है हमारा नेक्स्ट, जिसको हम समझेंगे। सो अब हम हर एक्टिविटी के लिए एक ड्यूरेशन असाइन करेंगे। हर एक्टिविटी के लिए एक स्टार्ट डेट होगा और एक एंड डेट होगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। सो दोस्तों, फाइनली जो डेट्स अप्रूव हो जाती हैं वो यूज़ करते हैं हम शेड्यूल बनाने के लिए। और
जो हमारी स्केड्यूल की एक्टिविटीज़ हैं और हर एक्टिविटी से रिलेटेड ड्यूरेशन है, और रिसोर्स रिक्वायरमेंट है जो हर एक्टिविटी से रिलेटेड, और स्केड्यूल के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको जो है एनालाइज किया जाता है। और एनालाइज करने के बाद उनको जो है एक स्केड्यूलिंग टूल में डाला जाता है। स्केड्यूलिंग टूल में डालने पर जो है हमें स्केड्यूल मॉडल मिल जाता है, और स्केड्यूल मॉडल में जो है फाइनली हमें प्लान डेट्स मिल जाती हैं फॉर कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़, जो कि प्रोजेक्ट के लिए चाहिए हमें। और स्केड्यूल मॉडल इज़ देन यूज टू, जो मॉडल है बेसिकली इसका यूज होता है टू डेवलप द प्रोजेक्ट शेड्यूल, फाइनल प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाने के लिए। सो दोस्तों, टाइम रिलेटेड परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, या शेड्यूल परफॉर्मेंस भी बोलते हैं इसको, इसको मेज़र करने के लिए जो है हमें चाहिए शेड्यूल बेसलाइन, और शेड्यूल बेसलाइन के अलावा प्रोजेक्ट शेड्यूल, ये दोनों जो है हमें आउटपुट मिलते हैं डेवलप शेड्यूल प्रोसेस से, जो भी हमने अभी डिस्कस किया था उसके आउटपुट्स हैं ये दोनों। सो दोस्तों, प्रोजेक्ट शेड्यूल डेवलप करने के लिए जो इनपुट्स चाहिए हमें, वो क्या क्या चाहिए, जो जो हमने अभी तक काम किए वो क्या थे। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट थी, जिसमें क्या काम करना है वो सब लिस्टेड डाउन था। क्या एक्टिविटी लिस्ट थी, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ थी। एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स का डॉक्यूमेंट था, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ की डिटेल्स थी। नेटवर्क डायग्राम था हमारा, जिसमें डिपेंडेंसीज बता रखी थी, एक एक्टिविटी की दूसरी एक्टिविटी के साथ क्या डिपेंडेंसी है। देन हमारा एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट था, जिसमें जो है पर्टिकुलर एक्टिविटी की ड्यूरेशन असाइन थी। एक्टिविटी में रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स थी, कौन सा रिसोर्स पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ टैग किया गया है और कितने रिसोर्सेज टैग किए गए हैं, उसमें डिटेल थी। रिसोर्स कैलेंडर था हमारा, जिसमें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है सब कुछ, कि किस टाइम पे अवेलेबल हैं। और रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मींस जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ है, मटेरियल रिसोर्सेज हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। प्रोजेक्ट स्टाफ असाइनमेंट्स, जो रिसोर्सेज ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में कमिटेड हैं उनकी लिस्ट। और फिर जो मेरा जो हमारा स्केड्यूल है उसका मेजर आउटपुट, मेजर स्केड्यूल जो है वो मेजर आउटपुट होता है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा स्केड्यूल निकल के आता है। और स्केड्यूल जो है वो उसका प्रोसेस जो है वो आइटरेटिव है, वो चेंज होता रहता है मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। सो दोस्तों, स्केड्यूल डेवलप करने के लिए जो है मेन चीज़ हमने देखी, स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है। और उसमें तीन मेन चीज़ें होती हैं। पहला तो जो हमारी एक्टिविटीज़ है उनका ओवरव्यू, हर एक्टिविटी का ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के अलावा सीक्वेंसिंग होती है उन एक्टिविटीज़ की। सो दोस्तों, फिर स्केड्यूल नेटवर्क एनालिसिस किया जाता है बेसिकली टू गेट द फाइनल स्केड्यूल। सो हमने देखा था पहले भी कि जो इनिशियल स्केड्यूल मॉडल हमारा रेडी होता है, इनिशियल स्केड्यूल मॉडल। सो उसके बाद जो है हम स्केड्यूल नेटवर्क एनालिसिस करते हैं, और उसकी जो है कई तरह की टेक्निक्स होती हैं, और आइए वो सारी की सारी टेक्निक्स को हम डिस्कस करें आगे लेक्चर में। सो दोस्तों, स्केड्यूल नेटवर्क एनालिसिस जो है वो बेसिकली रिफाइनमेंट का प्रोसेस है, जो कि हमारे स्केड्यूल मॉडल को रिफाइन करने में हेल्प करता है, ताकि फाइनली वी शुड गेट अ स्केड्यूल। सो दोस्तों, जो हमारा स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम है वो बेसिकली उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमसे क्रिटिकल पाथ पूछा पूछा जाता है, हमसे फ्लोट पूछा जाता है, और हमें जो है ड्यूरेशन बता दी जाती है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले से बता दी जाती है, ड्यूरेशन हो गई, फिर एक्टिविटी हो गई। सो वो उन चीज़ों के बेसिस पे हमें फ्लोट और या आपका जो है क्रिटिकल पाथ निकालना पड़ता है। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं ये। सो दोस्तों, क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है वो बेसिकली हमें बताता है कि सबसे लंबा जो पाथ है वो क्या होगा। नेटवर्क डायग्राम में जो सबसे लंबा पाथ है वो क्या होगा। और ये जो क्रिटिकल पाथ मेथड है ये हमें ये भी बताता है कि कौन सी एक्टिविटी को हम कितना जल्दी शुरू कर सकते हैं और कितना लेट शुरू कर सकते हैं।
और कितना जल्दी और लेट फिनिश कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता लग जाती हैं क्रिटिकल पाथ मेथड से। दोस्तों क्रिटिकल पाथ के बारे में पढ़ेंगे। क्रिटिकल पाथ जो है हमें बताता है कि वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला पाथ कौन सा है नेटवर्क डायग्राम में, जिसकी मदद से हम जो है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को जो है पूरा करेंगे या फिर पूरा प्रोजेक्ट टाइम लेगा। लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा जो प्रोजेक्ट लेगा कंप्लीट होने में। दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। उसमें सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ भी आ गया पूरा अपना। और क्योंकि एक जो स्केड्यूल होता है, स्केड्यूल किससे बनता है? स्केड्यूल बनता है एक्टिविटीज़ से। और एक्टिविटीज़ जो है उनमें ड्यूरेशंस होती हैं कि एक एक्टिविटी इतने टाइम में पूरी होगी। जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। इसमें करते क्या है, कैसे पता चलता है? हमें जो है सारे पाथ जो हैं आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं नेटवर्क डायग्राम में। स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम में जो है सारे पाथ आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। देन यू नीड टू ऐड द एक्टिविटी ड्यूरेशन ऑन ईच पाथ। तो जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे फिर आपको ड्यूरेशंस ऐड करनी पड़ेंगी, फिर कैलकुलेशन करेंगे कि कौन सा पाथ जो है लॉन्गेस्ट है। इस तरह से हमें जो है क्रिटिकल पाथ का अंदाज़ा हो जाता है। दोस्तों हमें समझ आया कि जो सबसे लंबा पाथ होगा वो क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल पाथ कहलाएंगे, कहेंगे उसको। और उस पाथ के नज़दीक में जो पाथ होगा, लाइक उससे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा या नियरेस्ट होगा उस पाथ के, उसको बोलेंगे नियरेस्ट पाथ। सो अब देखते हैं कि फ्लोट क्या होता है। फ्लोट जो है वो क्रिटिकल पाथ पे कहते हैं कि ज़ीरो होता है। और फ्लोट जो है, अगर हमें पता चल जाता है फ्लोट एक्टिविटीज़ पे फ्लोट कितना है, मींस डिले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते एक्टिविटीज़ को। सो हम जो है उसको जो एक्टिविटीज़ है हमारी उसको डिले कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग द एंड डेट। और देयर कैन बी मैनी क्रिटिकल पाथ्स ऑन द सेम नेटवर्क डायग्राम। एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ्स हो सकते हैं नेटवर्क डायग्राम में। और जितने ज़्यादा क्रिटिकल पाथ होंगे नेटवर्क डायग्राम में उतना ही ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं। जिस क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन क्लोजेस्ट होगी, जो मेन क्रिटिकल पाथ है उसकी ड्यूरेशन के, उसको नियर क्रिटिकल पाथ कहते हैं। और जितना ज़्यादा वो क्लोज़र होगा हमारे जो क्रिटिकल पाथ है, तो उतना ज़्यादा जो है रिस्क, उतना बड़ा रिस्क होगा। आइए दोस्तों फ्लोट के बारे में ज़्यादा जानते हैं। अभी तक इतना ही अंदाज़ा था कि फ्लोट बेसिकली बफर होता है और डिले होता है, किसी एक्टिविटी को कितना ज़्यादा हम डिले कर सकते हैं वो फ्लोट होता है। और हमने पढ़ा कि क्रिटिकल पाथ अगर है तो उस पर एक्टिविटीज़ का जो फ्लोट है वो जीरो होता है। दोस्तों फ्लोट होता है एक्स्ट्रा टाइम जो हमें मिलता है एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। इसको बफर भी बोलते हैं, फ्लोट को स्लैक भी बोलते हैं। सो अगर हमारे पास फ्लोट है तो इसका मतलब ये है कि हम प्रोजेक्ट को डिले कर सकते हैं। दोस्तों फ्लोट के बारे में ज़्यादा जानते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय है जो थोड़ा डिले लगाता है कोई भी काम करने में और देरी करता है, तो उसको जो है ज़्यादा फ्लोट वाली जो एक्टिविटी है उसको असाइन कर दी जाती है, ताकि अगर उससे कोई गलती भी हो जाए तो वो उसके पास करेक्ट करने का टाइम हो। तो फ्लोट का जो है बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारे पास टाइम होगा तो हम उस पर्टिकुलर टीम मेंबर को टाइम दे सकते हैं ताकि वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सके। और इस तरह से जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हो सके। दोस्तों फ्लोट जो है दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव फ्लोट और नेगेटिव फ्लोट। पॉजिटिव फ्लोट सीधी से मतलब है हमारी जो एक्टिविटी है अगर वो जल्दी पूरी हो जाती है तो हमारे पास टाइम बच जाता है। और टाइम बच जाता है तो हम जो है एक्टिविटी जो है हमारी, मीन्स हमारे पास बफर आ गया, हमारे पास फ्लोट आ गया। वो पॉजिटिव फ्लोट है की तरह उसको काउंट किया जाता है। और अगर हम पर्टिकुलर एक्टिविटी को डिले कर देते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम से,
मतलब मान लो कोई एक्टिविटी है वो जो 5 दिन डिले हो गई है, 5 डेज डिले हो गई, तो वो फ्लोट जो है 5 हो गया, लेकिन वो नेगेटिव हो गया क्योंकि वो डिले हुई है, जिसकी वजह से जो है हम हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पीछे चलेगा, 5 दिन जो है हमारा प्रोजेक्ट पीछे चलेगा। और दोस्तों फ्लोट कैलकुलेट कैसे करते हैं? फ्लोट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूले हैं वो दो हैं, एक स्टार्ट फार्मूला होता है और एक फिनिश फार्मूला होता है। जो स्टार्ट फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है कि एक्टिविटी जो है वो कितना डिफरेंस, मतलब टाइम डिफरेंस की एक्टिविटी जो है कितना लेट स्टार्ट कर सकते हैं, माइनस एक्टिविटी कितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। और उसी तरह फिनिश का फॉर्मूला होता है एक्टिविटी कितना लेट फिनिश कर सकते हैं माइनस एक्टिविटी कितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों टोटल फ्लोट हो गया बेसिकली द अमाउंट ऑफ टाइम द प्रोजेक्ट कैन बी डिलेड, मतलब कितना ज़्यादा हम प्रोजेक्ट को सॉरी कितना ज़्यादा हम एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट, मतलब प्रोजेक्ट की डेडलाइन को हिलाए बिना जो है हम एक्टिविटी को कितना ज़्यादा डिले कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टोटल फ्लोट। या फिर जो इंटरमीडिएटरी माइलस्टोन होता है उसको हिलाए बिना जो है एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं, वो टोटल फ्लोट होता है। सो उसका कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। टोटल फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए जो है अर्ली स्टार्ट डेट, लेट स्टार्ट डेट और अर्ली फिनिश डेट एंड लेट फिनिश डेट मतलब सब्ट्रैक्शन किया जाता है। जैसे कि लेट स्टार्ट, कितना लेट एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं उसमें से माइनस कर दीजिए कितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमारा टोटल फ्लोट आ जाता है। या फिर कितना लेट फिनिश कर सकते हैं किसी एक्टिविटीज़ को, उसमें से घटा दीजिए कि कितना अर्ली फिनिश कर सकते हैं, तो वो टाइम आ जाएगा जो कि फ्लोट होगा। ये तो प्रोजेक्ट लेवल पे बात हुई, और एक्टिविटी लेवल पे बात करें कि जो सक्सेसर एक्टिविटी होती है, नेक्स्ट एक्टिविटी होती है, उसको उसकी स्टार्ट डेट को हिलाए बिना अगर हम प्रीवियस एक्टिविटी को कितना ज़्यादा डिले कर सकते हैं, वो फ्री फ्लोट कहलाता है, फ्री फ्लोट। और उसी तरह से प्रोजेक्ट फ्लोट जो है उसकी डेफिनेशन होगी अमाउंट ऑफ टाइम द एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन डेट है उसको डिले नहीं करना हमने, उसको डिले किए बिना जो हम एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं, कितना टाइम मतलब एक्स्ट्रा जो है हमारे पास मिल सकता है हमें, उसको प्रोजेक्ट फ्लोट कहते हैं, प्रोजेक्ट फ्लोट। सो दोस्तों अब पढ़ेंगे स्केड्यूल कंप्रेशन के बारे में। अपने जो हमारा टाइम लगता है प्रोजेक्ट को पूरा होने में, उसको कैसे कम से कम कर सकते हैं, उस स्केड्यूल को कंप्रेस कैसे कर सकते हैं विदाउट डिले, विदाउट चेंजिंग द स्कोप। स्कोप हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम कैसे कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम टाइम में जो है प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। जो स्केड्यूल कंप्रेशन है उसकी टेक्निक्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे। सो दो तरह की टेक्निक है, फास्ट ट्रैकिंग कर देना और क्रैशिंग कर देना। सो फास्ट ट्रैकिंग जो है वो बेसिकली दो एक्टिविटी जो सीक्वेंस में चल रही थी, पहले एक होती थी फिर उसके बाद सक्सेसर एक्टिविटी होती थी। और फास्ट ट्रैकिंग में हम क्या करेंगे, पैरेलली दो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, जिससे जो है हमारा स्केड्यूल जो है कंप्रेस हो जाएगा और हमें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। सो इसमें जो है क्योंकि दो एक्टिविटीज़ पैरेलली करनी पड़ रही हैं, तो हो सकता है कि इसमें रिस्क ज़्यादा हो और हमें रीवर्क भी करना पड़े। सो फास्ट ट्रैकिंग इम्प्लीमेंट होती है उन एक्टिविटीज़ के लिए जो कि हमारे क्रिटिकल पाथ पे होती है, लॉन्गेस्ट पाथ पे होती है, उसके लिए। सो दोस्तों क्रैशिंग भी कर सकते हैं, रिसोर्स को रिसोर्सेज का यूज़ करके जो क्रैशिंग भी कर सकते हैं। और रिसोर्सेज जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर टूल यूज़ कर लिया या कोई ह्यूमन रिसोर्स यूज़ ऐड कर दिया, उससे जो प्रोजेक्ट फास्ट हो जाएगा, बट वही है कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएंगी ड्यू टू एडिशनल रिसोर्सेज। सो उससे भी स्केड्यूल जो है वो शॉर्टन कर सकते हैं हम क्रैशिंग करके। पहले हमने पढ़ा कि फास्ट ट्रैकिंग करके कर सकते हैं, अब पैरेलली एक्टिविटीज़ को करके, अब क्रैशिंग करके ह्यूमन रिसोर्स या
सॉफ्टवेयर टूल एप्लीकेशन यूज़ करके जो है उसको क्रैश कर सकते हैं, उसको स्केड्यूल को शॉर्टन कर सकते हैं। सो दोस्तों एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइम से पूरा नहीं हो पा रहा है। हमारा स्केड्यूल जो है वो मीन्स ओवर हो रहा है और डिले हो रहा है। तो दोस्तों बेस्ट थिंग क्या है करने के लिए, कैसे हम स्केड्यूल को शॉर्टन कर सकते हैं? क्या हम कस्टमर को बोल दें कि हमारा टाइम बढ़ा दो? क्या कस्टमर को बोल दें कि स्कोप बढ़ जाएगा? क्या ऐसी ऐसी चीज़ें करना ठीक होगी? सो दोस्तों बिग नो है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव जो है इम्पैक्ट होता है उस पर। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्पॉर्टेंट है और टाइम से प्रोजेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ रिस्क्स को एनालाइज कर सकते हैं और उनको रिस्क्स को जो है वो देख के जो है उनको कट ऑफ कर सकते हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं रिस्क्स को, ताकि जो है हम फिर री एस्टिमेशन कर सकें। सो बेस्ट थिंग इज़ टू री एस्टिमेट एक्टिविटीज़ के अंदर जो भी रिस्क है उनको देख के फिर उनको कट कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम बचे और we still have the like same amount of time to do the work। और हम में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे नहीं ओवर टाइम करवा लेंगे, ओवर टाइम कर लेंगे, तो वो सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, वो सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। मेन चीज़ तो यही है कि हम रिड्यूस करें एस्टिमेट्स फॉर टाइम बाय एलिमिनेटिंग रिस्क्स। और अगर कोई एक्टिविटी है जिसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको एक्टिविटी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बट हमें जो है स्कोप को नहीं छेड़ना चाहिए और हमें जो है क्वालिटी के साथ लाइक वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी। सो ये चीज़ें ध्यान रखने की है। सो दोस्तों हमें अगर जानना है कि जो प्रोजेक्ट का आउटपुट है वो क्या होगा, या हमें प्रोजेक्ट का आउटकम जो है वो सिमुलेट करना है या जानना है, तो हम कैसे जान सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल हम जानना चाहते हैं कि अगर हम रिसोर्सेज चेंज कर दें, नंबर ऑफ रिसोर्सेज या टाइप ऑफ रिसोर्सेज चेंज कर दें, तो प्रोजेक्ट पे क्या आउटकम होगा, प्रोजेक्ट का स्टेट क्या होगा। तो इस टेक्निक को बोलते हैं मॉन्टे कार्लो एनालिसिस, मॉडलिंग टेक्निक। ये एक मॉडलिंग टेक्निक है और इसके बारे में आगे ज़्यादा जानते हैं हम। अब दोस्तों ये देखते हैं कि अगर मान लो रिसोर्सेज बढ़ा देते हैं तो उससे क्या मतलब स्केड्यूल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो रिड्यूस हो जाएगा स्केड्यूल। सो अभी हमें मॉन्टे कार्लो एनालिसिस में हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं देखते हैं। हमें पता चलता है ओवरऑल रिस्क ऑन द प्रोजेक्ट क्या हो सकता है। तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं मॉन्टे कार्लो एनालिसिस टू क्वांटिफाई प्रोजेक्ट रिस्क्स। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ये प्रोजेक्ट किस स्पेसिफिक डेट तक पूरा हो सकता है, स्केड्यूल के बारे में पता चल जाता है, फिर कितने कॉस्ट में ये पूरा हो सकता है, या स्पेसिफिक कॉस्ट जो है वेरिएबल जो है उस पर ये पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर ये जान सकते हैं कोई एक्टिविटी जो है वो क्रिटिकल पाथ पर तो नहीं है। फिर ये जान सकते हैं कि अ, हम कैसे डील करें पाथ कन्वर्जन से, या पाथ कन्वर्जेंस का मतलब होता है जहाँ पे मल्टीपल पाथ्स कन्वर्ज हो जाते हैं इनटू वन और मोर एक्टिविटीज़। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पाथ कन्वर्जेंस के बारे में। बस इतना समझ लीजिए कि पाथ कन्वर्जेंस होने से जो है हमारे रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इट हेल्प इन डीलिंग विद रिस्क एक्चुअली। सो दोस्तों कैसे हम अपने रिसोर्सेज का जो यूज़ है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। उसके दो तरीके हैं, रिसोर्स लेवलिंग और रिसोर्स स्मूथनिंग। सो लेट्स सी क्या होता है ये। तो दोस्तों रिसोर्स लेवलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम स्केड्यूल जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स को अकाउंट में लेकर। सो नंबर ऑफ रिसोर्सेज अगर हमारे पास लिमिटेड हैं तो उस हिसाब से हम स्केड्यूल को जो है ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं या डेवलप करते हैं। अगर हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं तो फिर स्केड्यूल को उस हिसाब से जो है हमें बढ़ाना पड़ता है।
गोल क्या है रिसोर्स लेवलिंग का? इज बेसिकली टू बैलेंस द स्केड्यूल बाय बैलेंसिंग द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज, इतने रिसोर्सेज हमें चाहिए, उसको बैलेंस करना पड़ता है हमें। सप्लाई जो है मान लो कम है और डिमांड जो है ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर हमें स्केड्यूल को जो है बढ़ाना पड़ता है। तो बैलेंस, इसको इसको बैलेंसिंग करना बोलते हैं। कम रिसोर्सेज जो है, अगर कम रिसोर्सेज हैं प्रोजेक्ट में तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही, तो इसलिए स्केड्यूल बढ़ जाएगा। बस एक ही प्रॉब्लम है, रिसोर्स लेवलिंग से जो है स्केड्यूल जो है हमारा बढ़ जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक प्रोजेक्ट है, उसमें शुरू में तो ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, फिर अगले महीने कम हो जाते हैं, फिर अगले उसके अगले महीने और कम हो जाते हैं। तो पहले तो स्केड्यूल फास्ट होगा, फिर अगले महीने स्लो हो जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज कम हो गए, तीसरे महीने में और स्लो हो जाएगा। तो हमें कुछ लेवलिंग करनी पड़ती है कि प्रोजेक्ट की जो स्पीड है ना, वो बैलेंस रहे। मींस लेवलिंग करके क्या होगा, लेवलिंग करके ये होगा कि हम चाहते क्या, हम चाहते हैं कि फर्स्ट मंथ में भी उतना ही काम हो, सेकंड में भी बराबर काम हो और थर्ड में भी बराबर काम हो। तो ऐसा नहीं है कि पहले महीने में फास्ट और लास्ट के महीने में स्लो हो जाए काम। तो तीनों में जो हमारा पेज है वो सेम। तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ से रिसोर्सेज कम कर देंगे और लास्ट थर्ड मंथ से रिसोर्सेज बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, रिसोर्स स्मूथनिंग होता है कि अगर हमारे पास टोटल फ्लोट है मान लो 10 दिन का, तो जो है वो प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल कंप्लीशन डेट है उसको डिस्टर्ब करे बिना ही जो है हम उस फ्लोट का इस्तेमाल करें। तो अब डिस्कस करेंगे क्रिटिकल चेंज मेथड के बारे में। सो क्रिटिकल चेंज मेथड जो है बेसिकली उसमें जो है क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा उसमें बफर्स प्रोवाइड करते हैं और विदाउट टचिंग द एंड डेट। एंड डेट जो है हमारा फिक्स रहता है प्रोजेक्ट का, जो एज पर स्केड्यूल है वो एंड डेट फिक्स रहेगा, लेकिन जो बफर और टाइम रिजर्व्स हैं वो हम ऐड करते हैं इसमें, ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो स्मूथली जो है आगे बढ़ सके। दोस्तों, क्रिटिकल चेन मेथड एक ऐसा मेथड है जो हमें रियलिस्टिक और फॉर्मल स्केड्यूल बनाने के काम आता है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए जो हमें एक नेटवर्क डायग्राम चाहिए होता है और नेटवर्क डायग्राम में क्रिटिकल पाथ होता है। सो ये मेथड जो है यूज़ करता है नेटवर्क डायग्राम को, और नेटवर्क डायग्राम के अंदर क्रिटिकल पाथ को स्केड्यूल बनाने के लिए, एक रियलिस्टिक और फॉर्मल स्केड्यूल बनाने के लिए। क्रिटिकल पाथ जो है, क्रिटिकल चेन जो है, एक ऐसा पाथ है, ऐसा क्रिटिकल पाथ है जो कारण होता है अनसर्टेनिटीज का और रिसोर्स लिमिटेशंस का, जो कारण बनता है बाय प्लेसिंग बफर्स ऑन प्रोजेक्ट शेड्यूल, प्रोजेक्ट शेड्यूल में बफर्स प्लेस करके। मकसद होता है दोस्तों एक ऐसा शेड्यूल बनाना जिसमें हर एक्टिविटी जितनी ज़्यादा लेट हम कर सकें उतना ज़्यादा पॉसिबल होना चाहिए। इससे जो है हम जो रिसोर्स की लिमिटेशंस है उसको टैकल कर सकते हैं, जो अनसर्टेनिटीज़ होने वाली हैं प्रोजेक्ट में उनको भी टैकल कर सकते हैं। सो फाइनली एक स्केड्यूल डेवलप होगा और हम जो है, जो भी अनसर्टेनिटी हो सकती है या जो भी हमारे पास रिसोर्स लिमिटेशंस हैं उनके बावजूद जो है हमें जो है एक अच्छा स्केड्यूल जो है मिल जाएगा बफर्स की हेल्प से, जो कि एज अ कुशन बिहेव करते हैं कोई भी डिले अगर हो जाती है किसी भी एक्टिविटी में तो। दोस्तों, अब तीन तरह के मेथड्स देखेंगे जिसमें हम बफर्स ऐड कर सकते हैं क्रिटिकल पाथ्स में। क्रिटिकल चेन मेथड के तीन टाइप के जो बफर हैं वो ये हैं। फीडिंग बफर है। फीडिंग बफर जो होता है वो ऐड किए जाते हैं, फीडिंग बफर जो है वो ऐड किए जाते हैं उन एक्टिविटीज़ में, उन डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ में जो कि क्रिटिकल चेन में नहीं है, जो क्रिटिकल चेन में नहीं है उनमें ऐड किए जाते हैं बफर। और ये बफर जो है वो क्रिटिकल चेन जो है
उसको स्लिप नहीं होने देते हैं इनटू फीडिंग चेन। उसके बाद जो है दो चेन्स होती है, एक क्रिटिकल चेन होती है, एक फीडिंग चेन होती है। तो नॉन क्रिटिकल चेन की जो एक्टिविटीज़ है उसमें हमने बफर ऐड करा, और इसकी वजह से जो है क्रिटिकल चेन की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो क्रिटिकल चेन जो है वो बेसिकली स्लिप होके फीडिंग चेन में नहीं आती है। उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट बफर्स होते हैं, वो बफर ऐड किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट जो हमारी टारगेट फिनिश डेट है वो क्रिटिकल चेन में ना चली जाए, क्रिटिकल चेन में हमारी टारगेट फिनिश डेट नहीं चली जाए। और उसके बाद ड्यूरेशन बफर होते हैं, जो बफर ऐड किए जाते हैं नॉन स्केड्यूल वर्क एक्टिविटीज़ में टू एड्रेस अनसर्टेनिटी। सो दोस्तों अभी ये समझ नहीं आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन हमें समझ आएंगी। दोस्तों जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट स्केड्यूल होता है वो आफ्टर हम उसको रीआइटरेट करते हैं, दोबारा से उसको रिफाइन करते हैं रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क इवेलुएट करके, और जो भी रिस्क मैनेजमेंट है उसको इवेलुएट करके और उनको लाइक कंपनसेट करके, देन वी अगेन क्रिएट और रीआइटरेट द फाइनल स्केड्यूल। सो जो फाइनल प्रोजेक्ट स्केड्यूल होता है उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं लिंक्ड विद प्लान्ड स्टार्ट डेट और फिनिश डेट। उसमें ड्यूरेशन होता है, उसमें माइलस्टोन्स होते हैं, और उसमें रिसोर्सेज का भी मेंशन होता है। सो फाइनल प्रोजेक्ट स्केड्यूल जो है उसको हम तीन तरीके से जो है दिखा सकते हैं। या तो नेटवर्क डायग्राम, जिसमें एक्टिविटीज़ की डिपेंडेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंसी शो होती है, माइलस्टोन चार्ट होता है, और फिर बार चार्ट या गैंट चार्ट होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इन तीनों चार्ट्स के बारे में। सो नेटवर्क डायग्राम, जैसा कि मैंने बताया, दे शो द इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द एक्टिविटीज़। उसके बाद आता है माइलस्टोन चार्ट। तो माइलस्टोन्स जो होते हैं वो, जैसे कि मान लो डिज़ाइन जो है इस पर्टिकुलर डेट को पूरा हो जाएगा, ये मेंशन होता है डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर डेट को, और लॉन्च इस पर्टिकुलर डेट को। तो ये हो गया माइलस्टोन। एक एक पूरा जो है टास्क हमने जो है प्रोजेक्ट का एक बड़ा पार्ट हमने अचीव कर लिया, तो उसको माइलस्टोन बोलते हैं, और उसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है, तो वो भी प्रोजेक्ट शेड्यूल में रिप्रेजेंट की जाती है। सो दोस्तों मेजर इवेंट्स होते हैं वो माइलस्टोन होते हैं जिनको हम शो करते हैं, और उसमें हम ड्यूरेशन नहीं शो करते हैं माइलस्टोन्स की, और बेसिकली जो है रिपोर्टिंग के पर्पज से यूज़ होती है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने के लिए होती है। फिर हमारे पास बार चार्ट, गैंट चार्ट्स होते हैं, बेसिकली चीज़ों को ट्रैक करने के लिए और रिपोर्ट प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के लिए। इसमें जो है एक चार्ट होता है जैसे गांट चार्ट होता है, जिसमें वर्टिकल एक्सिस होगी एक ऊपर को, और हॉरिजेंटल एक्सिस होगी। सो हॉरिजॉन्टल में अगर डेट है, डेट्स मेंशन की हुई है, तो वर्टिकल में जो है हम एक्टिविटीज़ का मेंशन करते हैं कि कितनी एक्टिविटीज़ जो हैं अब बची हैं, कितनी एक एक्टिविटी बची है या 100 एक्टिविटी बची है, वो सब शो होता है। सो अब लास्ट में जो है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कैसे होगी, उसके लिए हमें स्केड्यूल बेसलाइन भी चाहिए होगी। सो जो कि अप्रूव वर्जन होता है प्रोजेक्ट स्केड्यूल का, और उसमें फाइनलाइज स्टार्ट डेट और एंड डेट्स होती हैं सब एक्टिविटी की, और उसी को यूज़ करते हैं, उस स्केड्यूल बेसलाइन को ही बेसिकली यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, और बेसिकली इन टर्म्स ऑफ टाइम कि इतने टाइम में ये एक्टिविटी होनी थी तो हुई है कि नहीं। सो ये बेसिकली चेक करने के लिए एंड गॉज करने के लिए कि हाउ वेल प्रोग्रेस प्रोजेक्ट इज़ प्रोग्रेसिंग। सो दोस्तों अब है कंट्रोल स्केड्यूल प्रोसेस। तो सब प्रोजेक्ट स्केड्यूल हमारे पास है, स्केड्यूल बेसलाइन हमारे पास है। अब फाइनली जो है उसको कंट्रोल करना है। सो कंट्रोल स्केड्यूल प्रोसेस आता है जिसमें हम मॉनिटर करेंगे अपनी प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो टाइम से हो रही हैं कि नहीं हो रही, और अगर उनमें कोई चेंजेस आते हैं तो उसको मैनेज करना है,
अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल बेसलाइन, और उसके अलावा जो है करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्लान के हिसाब से आगे बढ़ता रहे। और इसमें इंश्योर करना ज़रूरी है कि प्लान डेट्स और टाइम्स जो है वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही एक्टिविटीज़ की, और एक्टिविटीज़ जो है वो प्रॉपरली टाइम्स के अकॉर्डिंग फिनिश हो रही हैं कि नहीं हो रही, ये भी चेक करते रहना पड़ता है। और ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो हमारे स्केड्यूल को ख़राब कर दे, या फिर अ, उसके ऊपर एक्शन लेना, ये सब टू मिनिमाइज द रिस्क, और कोई डेविएशन ना आ जाए उसके लिए, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स री एस्टिमेटिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, तो री एस्टिमेशन भी करते रहना पड़ता है कि कितना काम बचा हुआ है, और जो बजट है अ, उस मतलब उसके अंडर में ही हम काम कर रहे हैं, और जो एंड डेट है उससे पहले ही हमारा काम फिनिश होगा कि नहीं होगा, सो ये भी इवेल्युएट करते रहना पड़ता है कंट्रोल स्केड्यूल प्रोसेस में। सो फ्रेंड्स, अभी मैं देख रहा हूँ प्रोजेक्ट स्केड्यूल का एक नेटवर्क डायग्राम, क्योंकि अपने जो प्रोजेक्ट स्केड्यूल है वो नेटवर्क डायग्राम के रूप में ही बॉक्सेस के फॉर्म में दिखाया जाता है। और इसमें भी मेरे सामने एक एक्टिविटी का बॉक्स है, जिसमें ऊपर मैं देख रहा हूँ कि अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश जो है वो डेट्स हैं। तो कितना अर्ली जो एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है नॉर्मल टाइम से, और कितना अर्ली जो है एक्टिविटी फिनिश हो सकती है नॉर्मल टाइम से। और नीचे मैं देख रहा हूँ कितना लेट जो है एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है, और कितना लेट जो है एक्टिविटी फिनिश हो सकती है। और उसके साथ मुझे एक्टिविटी की ड्यूरेशन देखने को मिल रही है बाहर, और फ्लोट देखने को मिल रहा है। फ्लोट जो है वो बफर है एक्टिविटी में, कितना जो है खींच सकते हैं एक्टिविटी को, कितना टाइम तक खींच सकते हैं, और एक्टिविटी का नाम। सो एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क डायग्राम मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मुझे दोस्तों, यहाँ पे मुझे जो है एक चीज़ और समझ में आ रही है कि जो हमारी जो क्रिटिकल चेन बनती है, हमारी जो क्रिटिकल चेन होती है उसका, उसमें जो है बेसिकली जो है उसका बहुत बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है। और उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि एक लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ निकालें, लॉन्गेस्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज़ निकालें जो कि रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, और जिसमें जो है बफर टाइम भी हो, ताकि कोई भी अनसर्टेनिटी ना हो। जितना ज़्यादा लॉन्गेस्ट सीक्वेंस हमें मिलता है इसका, टास्क्स का या एक्टिविटीज़ का, वो हमारा पर्पस होता है क्रिटिकल चेन बनाने का। क्रिटिकल चेन होता है कि लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंड रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट टास्क जो है उनका लॉन्गेस्ट सीक्वेंस हो, और विद बफर्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज। सो दोस्तों, अब हमारा ये पॉडकास्ट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब नेटवर्क डायग्राम जो है वो हमारे सामने है। सो हमारे सामने एक नोड है, एक्टिविटी का एक नोड है, जिसमें टॉप पे जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, और उसके अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है फ्लोट। और फिर आगे देखें तो जो हमारे स्टार्ट ऑफ लाइक तो अर्लीस्ट किसी भी एक्टिविटी को कितना अर्ली हम स्टार्ट कर सकते हैं, और कितना अर्ली उसको फिनिश कर सकते हैं, ये जो है हमें टॉप पे हमें जो है ये वैल्यूज़ दिखती हैं। और कितना लेट किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं, और कितना लेट किसी एक्टिविटी को फिनिश कर सकते हैं, ये दो वैल्यूज़ जो है हमें नोड में नीचे दिखती हैं। सो अगर हम आगे चलते हैं तो एक नेटवर्क डायग्राम हमें दिखाया गया है, जिसमें काफ़ी सारे
एक्टिविटी नोड्स हैं और उनका ड्यूरेशन दिया हुआ है। सो इसमें एक्चुअल में हमें कहा गया कि फाइंड आउट करो कि जो क्रिटिकल पाथ है वो क्या है। तो क्रिटिकल पाथ जो है इसमें जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। लॉन्गेस्ट पाथ कैसे पता चलेगा? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन जिस पाथ की होगी वो क्रिटिकल पाथ होगा इस नेटवर्क डायग्राम में। तो इसमें मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं, एक्टिविटी के नाम लिखे हुए हैं, जे बॉक्स, एम बॉक्स, एन बॉक्स, पी बॉक्स, आई बॉक्स, के बॉक्स, एल बॉक्स, ओ बॉक्स। सो इसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं जो नेटवर्क डायग्राम का ट्यूटोरियल होता है उसको। और इनके साथ जो है ड्यूरेशंस दी हुई हैं और फिर एंड हो जाती है। जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसका एंड हो जाता है। सो बहुत ही बढ़िया नेटवर्क डायग्राम है और टेबुलर डेटा से जो है ये नेटवर्क डायग्राम बनाया गया है। सो दोस्तों फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास बताया गया है। फॉरवर्ड पास में जो है सारी अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश की जो वैल्यूज़ हैं हम फॉरवर्ड पास में फाइंड आउट करते हैं। टॉप में जो दो वैल्यूज़ होती हैं, तो फर्स्ट वैल्यू को जो है ड्यूरेशन से ऐड करके हमें जो है सेकंड वैल्यू मिलती है, अर्ली फिनिश की वैल्यू मिलती है। अर्ली स्टार्ट में ड्यूरेशन ऐड करके हमें अर्ली फिनिश की वैल्यू मिलती है। तो दोस्तों इस तरह हमें पता लगता है कि फॉरवर्ड पास जो एक टेक्निक है टू डिटरमिन द अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश वैल्यूज़ ऑफ एक्टिविटी। और उसी तरह से रिवर्स पास होता है लेट स्टार्ट और लेट फिनिश, जो लोअर वैल्यूज़ होती हैं, नीचे लिखी हुई वैल्यूज़ होती हैं हमारे एक्टिविटी बॉक्स में, उनका जो टेक्निक होती है कैलकुलेट करने के लिए वो होती है रिवर्स पास, बैकवर्ड पास बेसिकली, नॉट रिवर्स पास, इट्स बैकवर्ड पास। एक बॉक्स में एन देख रहा हूँ जिसपे जिस एन बॉक्स की जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है दो बॉक्सेस पे। जो उसके प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ हैं, उन दो एक्टिविटीज़ हैं, एम एक्टिविटी और एल एक्टिविटी, दोनों पे डिपेंड करती है एन एक्टिविटी हमारी। तो इस केस में जब अर्ली स्टार्ट वैल्यू हम निकालेंगे तो जो प्रीडिसेसर बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस हैं, उसमें जो हायर हायर अर्ली फिनिश वैल्यू होगी वो यूज़ होगी। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि एम एक्टिविटी की 14 वैल्यू है और एल एक्टिविटी की 15 है। 14 और 15 में से जो हाइयर है वो 15 है, तो 15 अर्ली स्टार्ट वैल्यू हो जाएगी एन बॉक्स की, जो कि सक्सेसर एक्टिविटी है। और इसी चीज़ को पाथ कन्वर्जेंस भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो है एन जो है एक्टिविटी एन जो है उसमें जो है एक्टिविटी एम एंड एक्टिविटी एल जो है उसमें कन्वर्ज हो रहे हैं, दोनों दो एरो आ रहे हैं उस पर, दोनों एम और एल एक्टिविटी से, तो इसको पाथ कन्वर्जेंस बोलते हैं। इसी तरीके से रिवर्स पास भी होता है दोस्तों। सो रिवर्स पास में भी उल्टा चलते हैं हम, बैकवर्ड चलते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम एंड टू स्टार्ट। सो उस केस में जो है हम देखते हैं कि जो एक तो लेट स्टार्ट होती है वैल्यू नीचे बॉक्स में, और एक होती है लेट फिनिश वैल्यू। सो हमें अभी लेट फिनिश वैल्यू जो है एम्प्टी होती है इनिशियली। तो लेट फिनिश वैल्यू में क्या आएगा? लेट फिनिश वैल्यू में 21 आएगा या 38 आएगा, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होती है अर्ली फिनिश की बॉक्सेस में से वो हम ले लेते हैं। तो जैसे अभी मुझे हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है 21 और 38 में से 38, सो 38 वाली जो वैल्यू है वो हम डाल देंगे जब हम फॉरवर्ड पास की जगह जो है बैकवर्ड पास की टेक्निक यूज़ करेंगे। बैकवर्ड पास की टेक्निक यूज़ करेंगे लेट स्टार्ट और लेट फिनिश की वैल्यूज़ निकालने के लिए। और दोस्तों नेटवर्क डायग्राम से हम वेरीफाई कर सकते हैं फ्लोट भी।
तो फ्लोट होगा नीचे की वैल्यू, नीचे की जो लेट स्टार्ट वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे अर्ली स्टार्ट को, और वैसे ही जो लेट फिनिश है उसमें से माइनस कर देंगे अर्ली फिनिश को, तो हमें फ्लोट पता चल जाएगा। और हम ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो क्रिटिकल पाथ है हमारा, जो लॉन्गेस्ट पाथ है हमारा, जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला पाथ है, उसके ऊपर जो भी एक्टिविटीज आती हैं उन सब का फ्लोट ज़ीरो होता है। सो ये भी हमें वेरीफाई करने को मिल जाएगा। सो लास्ट में इस सेशन को हम एंड करेंगे पीईआरटी से। पीईआरटी एस्टीमेट होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। पीईआरटी एस्टीमेट का फॉर्मूला जो है वो है पेसिमिस्टिक एक्टिविटी कॉस्ट या ड्यूरेशन प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली एक्टिविटी की कॉस्ट और ड्यूरेशन प्लस ऑप्टिमिस्टिक एक्टिविटी की कॉस्ट और ड्यूरेशन बेस्ड ऑन द बेस्ट केस सिनारियो डिवाइडेड बाय 6। सो वो पीईआरटी बन जाता है हमारा। देन अंत में दोस्तों हमारे पास है एक सेकंड फार्मूला बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन का। और बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल है, बहुत सिंपल। पेसिमिस्टिक एक्टिविटी, पेसिमिस्टिक एक्टिविटी जो है माइनस ऑप्टिमिस्टिक एक्टिविटी डिवाइडेड बाय 6। सिंपल, पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6, इसमें मोस्ट लाइकली नहीं आता है। सो हमारा निकल जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। पीईआरटी एक एस्टिमेशन टेक्निक है विच डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी फॉर एन एक्टिविटीज कॉस्ट या ड्यूरेशन। सो जो पीईआरटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी निकालना। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना? किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना? एक्टिविटी की कॉस्ट और एक्टिविटी की ड्यूरेशन की प्रोबेबिलिटी निकालना। सो ओवरऑल हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इस एक्टिविटी की जो कॉस्ट है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और इस ड्यूरेशन की इस एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद मी इन दिस पॉडकास्ट। मेरे साथ अपनी सहन शक्ति दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम इस पॉडकास्ट का अंत करते हैं। स्केड्यूल मैनेजमेंट के पार्ट 2 सेशन का हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।